हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 जो है वो रिपील हो चुका है, तो इस वीडियो में हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो डेफिनेशंस दे रखी है, क्या क्या डेफिनेशन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दे रखी है। और सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है कोर्ट की। कोर्ट के अंदर क्या होता है, कोर्ट के अंदर सारे जजेस आते हैं, सारे मजिस्ट्रेट्स आते हैं और वो सारे पर्सन्स आते हैं जो लीगली ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए। उन सारे पर्सन्स को भी यहाँ पर कोर्ट के अंदर माना जाता है जो लीगली ऑथराइज किसी भी तरीके से है एविडेंस लेने के लिए, तो वो सारे भी कोर्ट के अंदर आ सकते हैं जजेस और मजिस्ट्रेट की तरह। तो यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ें हैं और 3 जो पर्सन्स है वो कोर्ट के अंदर आते हैं, और वो 3 है, जजेस है, वो मजिस्ट्रेट है और वो सारे पर्सन्स है जो लीगली ऑथराइज किसी भी तरीके से एविडेंस लेने के लिए है। लेकिन इसमें आर्बिट्रेटर्स नहीं आते, उनके वो यहाँ पर कवर नहीं होते इस कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फैक्ट की। फैक्ट के अंदर क्या आता है, फैक्ट के अंदर थिंग आती है, स्टेट ऑफ थिंग आती है, रिलेशन ऑफ थिंग आती है, जो भी हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जिनको भी हम अपने जो सेंसेस है उनसे हम किसी भी तरीके से उनको जान सकते हैं, तो वो सारी थिंग आ सकती है, वो स्टेट ऑफ थिंग आती है, वो रिलेशन ऑफ थिंग आती है, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट में आती है। और ऐसी कोई मेंटल कंडीशन भी इसमें आती है जिसका किसी भी पर्सन को पता है, तो वो मेंटल कंडीशन भी इसकी फैक्ट के अंदर आती है। मेंटल कंडीशन के बारे में हम आगे के नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें बात करेंगे, जिनमें अलग से मेंटल कंडीशन के बारे में बात कर रखी है। जैसे सेक्शन 14 जो है उसमें अलग से मेंटल कंडीशन बता रखी है कि किस तरीके की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यहाँ पर फैक्ट के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी फैक्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर जो है वो मेंटल कंडीशन भी आ सकती है। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट डेफिनेशन वो है रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या होता है, एक फैक्ट रेलिवेंट दूसरे के साथ तभी होता है अगर वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। और वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है, जो इसमें जो प्रोविजन दे रखी है इस एक्ट की, जो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक है, तो उसके अंदर जो भी है वहाँ पर अगर वो रेलिवेंट होता है, वहाँ पर वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड होता है दूसरे किसी फैक्ट के साथ, तो उसको यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा और उसको रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में उसमें कहा जाएगा कि वो रेलिवेंट है। तो यहाँ पर ये रेलिवेंट तभी माना जाएगा अगर उन प्रोविजंस के अंदर वो रेलिवेंट है, तो इसमें रेलिवेंट तभी माना जाएगा उसको अगर वो किसी भी दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो। और वो किस तरीके से होता है, वो उन्हीं वेज से होता है जो सेक्शंस 5 से लेके 55 तक दे रखे हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करते हैं डेफिनेशन की, वो है फैक्ट इन इशू की। फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, ऐसे कोई फैक्ट होते हैं उसमें जो या तो वो खुद फैक्ट या कनेक्शन में दूसरे किसी फैक्ट के साथ वो एग्जिस्टेंस बताते हैं किसी चीज़ का, किसी नॉन एग्जिस्टेंस बताते हैं, या नेचर बताते हैं उसका, या एक्सटेंट बताते हैं किसी भी राइट का, किसी लाइबिलिटी का या किसी डिसेबिलिटी का। और उस चीज़ को वो असर्ट कर रहे हैं या वो मना कर रहे हैं, और वो किस में कर रहे हैं, किसी सूट में कर रहे हैं या किसी प्रोसीडिंग में कर रहे हैं, तो उन फैक्ट को यहाँ पर फैक्ट इन इशू माना जाएगा। तो वो सारे फैक्ट जो है वो विवादक तथ्य माना जाएगा उनको। और वो क्यों माना जाएगा उनको, क्योंकि या तो वो खुद या फिर कनेक्शन में किसी दूसरे फैक्ट के, या तो वो खुद भी हो सकते हैं या वो किसी फैक्ट के साथ जुड़कर या तो किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस बता रहे हैं या नॉन एग्जिस्टेंस की, वो चीज़ या तो है या नहीं है, या उसका नेचर बता रहे हैं कि किस तरीके की है वो, उसकी क्या प्रकृति है, या फिर उसका एक्सटेंट कितना, उसका विस्तार है किसी राइट का। और ये सारी जो 3 चीज़ें हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि जो राइट के बारे में बता सकता है या किसी लाइबिलिटी का बताता है एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या किसी डिसेबिलिटी का, और उसको वो असर्ट कर रहे हैं या फिर उसको मना कर रहे हैं किसी भी सूट में या किसी प्रोसीडिंग के अंदर, तो इसके अंदर वो फैक्ट इन इशू के अंदर माने जाएंगे। तो और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो है किसकी, अगर कोई सीपीसी के अंदर किसी भी कोर्ट ने अगर कोई इशू फैक्ट को रिकॉर्ड कर दिया, तो कोई भी फैक्ट जो असर्ट या डिनाई किया जा रहा है उस आंसर में उस इशू के, तो वो खुद भी एक फैक्ट इन इशू ही माना जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली ये बात कही गई कि अगर सीपीसी के अंदर किसी कोर्ट ने कोई इशू फैक्ट का रिकॉर्ड कर लिया वहां पर सीपीसी के अंदर, तो वो फैक्ट जो असर्ट कर रहा है या फिर वो मना कर रहा है वो आंसर में उस इशू के, तो वो भी एक फैक्ट इन इशू माना जाएगा। तो उसको भी यहाँ पर फैक्ट इन इशू ही माना जाएगा, उस फैक्ट को भी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस है, कोई डिस्क्राइब्ड है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, और वो लेटर से भी हो सकता है, वो फिगर से भी हो सकता है, या वो मार्क से भी हो सकता है, या इनमें से कोई भी ज़्यादा मीन्स से हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा मीन्स से। और वो किस लिए होता है, रिकॉर्ड करने के लिए उस मैटर को, कि वो एक तरीके से उसका परमानेंट रूप हो जाए उस मैटर का। तो उसके लिए
तो वो चीज़ फिर जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी मैटर अगर एक्सप्रेस हुआ है, किसी डिस्क्राइब हुआ है किसी सब्सटेंस के ऊपर, और वो लेटर से भी हो सकता है, वो फिगर से भी या मार्क से भी हो सकता है। और फिर एग्जाम्पल क्या क्या है इसके डॉक्यूमेंट के, क्या क्या चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। तो सबसे पहली जो है वो राइटिंग आ सकती है इसके अंदर, कोई वर्ड्स है, कोई जो प्रिंटेड है वो लिथोग्राफ्ड है या वो फोटोग्राफ्ड है, या कोई मैप प्लान है तो वो भी डॉक्यूमेंट में आ सकते हैं, कोई इंस्क्रिप्शन है जो किसी मेटल प्लेट पर है या वो स्टोन के ऊपर है, या कोई कैरिकेचर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर आ सकती है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे जिस डेफिनेशन की, वो है एविडेंस की। एविडेंस के अंदर क्या आता है? एविडेंस के अंदर दो एविडेंस आते हैं, एक तो ओरल भी आ सकता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है। ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस वो होता है अगर स्टेटमेंट जो है जिसको कोर्ट ने परमिट कर लिया या रिक्वायर किया, वो कोर्ट ऐसा चाहता है कि उसके सामने वो दी जाए वो स्टेटमेंट, और वो भी मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में जो इंक्वायरी के अंदर है, और वो विटनेस उसको देते हैं। उन विटनेस के थ्रू के बारे में अगर कोर्ट ये कहता है कि वो विटनेस उस स्टेटमेंट को दे, ऐसा कोई स्टेटमेंट को जिसको कोर्ट ने या तो परमिट कर लिया कि हाँ वो चीज़ परमिट उसको परमिसेबल है वो, या रिक्वायर करता है कोर्ट कि उसके सामने दी जाए और वो उस मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में दी जाए जो इंक्वायरी के अंदर है, तो वो सारे स्टेटमेंट ओरल एविडेंस में आएंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है जो डॉक्यूमेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है और जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, तो वो सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एविडेंस के अंदर ही कवर होंगे। तो एविडेंस के अंदर यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दो एविडेंस दे रखे हैं, ओरल भी और डॉक्यूमेंट्री भी। ये दो एविडेंस यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है प्रूव की, डिसप्रूव की और नॉट प्रूव की। ये जो डेफिनेशंस है ये भी सेक्शन 3 के अंदर दे रखी है। और इसके अंदर प्रूव के अंदर क्या बात करता है? प्रूव के अंदर ये बोलता है कि अगर कोई कोर्ट है, वो अगर जो भी उसके सामने मैटर है उसको देखने के बाद उसको लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है, या फिर उसका एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा प्रोबेबल है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो जो कोई प्रूडेंट मैन है, कोई ऐसा कोई मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति है, वो उस पर्टिकुलर केस में ये मानता है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है, उसका अभी एग्जिस्टेंस है, ऐसा वो या तो प्रूडेंट मैन मानता है या फिर कोर्ट को ऐसा बिलीव होता है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है, तो उस चीज़ को कोर्ट ये मानेगा कि वो प्रूव है। अगर वो मैटर उसके सामने लाया जाता है और उस चीज़ के ऊपर कोर्ट ये बिलीव करता है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है, या तो तब, या फिर वो इतना ज़्यादा उसका प्रोबेबल है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में होगी ही, क्योंकि एक प्रूडेंट मैन जो है, एक मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति जो है, वो उस पर्टिकुलर केस में ये मान सकता है कि वो चीज़ होगी ही, तो उस केस को हम प्रूव माना जाएगा और उसके अंदर हम उस कह सकते हैं कि वो जो मैटर है वो प्रूव्ड है। और डिसप्रूव में क्या होता है? डिसप्रूव के अंदर ये होता है कि कोर्ट जो है वो मैटर को देखने के बाद या तो भी ऐसे बिलीव करता है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, या उसका नॉन एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा प्रोबेबल है कि कोई प्रूडेंट मैन उस केस के अंदर ये मानता है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो इस केस में उसको डिसप्रूव माना जाएगा। वो चीज़ या तो उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कोर्ट उस मैटर को देखने के बाद ये मानता है, या कोई प्रज्ञावान व्यक्ति जो है उसको उस पर्टिकुलर केस में ये लगता है कि वो चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उस चीज़ को हम डिसप्रूव माना जाएगा उस केस को, और उसको कोर्ट ऐसा माना जाएगा कि ये चीज़ जो है वो डिसप्रूव्ड है। और नॉट प्रूव क्या होता है? जो ना तो प्रूव हुई है ना ही वो डिसप्रूव हुई है, तो उस चीज़ को हम नॉट प्रूव कहेंगे। उसकी किसी भी तरीके से ना तो उसको प्रूव कर सकते हैं ना ही उसको डिसप्रूव कर सकते हैं, तो उस चीज़ को कोर्ट कहता है कि वो नॉट प्रूव्ड है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो इंडिया की है। इंडिया के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सब्सक्राइबर, और इन सब की वही डेफिनेशन होगी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर दे रखी है जो 2000 का है। और यहाँ पर इसके अलग से कोई भी डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं दे रखी, सो इनका वही मीनिंग माना जाएगा जो वहाँ पर दे रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर 2000 के। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।